अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी हिम्मत दिखाई है और सलमान सफदर साहब को भेज दिया इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इमरान खान साहब जो इस वक्त कैद तन्हाई में थे, उनको ना सिर्फ ये कि सलमान सफदर साहब से मुलाकात का मौका मिलेगा, बल्कि सलमान सफदर साहब उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं, यानी उनके जो जेल सेल के अंदरूनी हालात हैं, उनसे रिलेटेड भी एक रिपोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब को पेश करने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, इसके ऊपर बात करते हैं तफसीली। लेकिन बहनों की मुलाकात आज भी नहीं हो पाई है अभी तक तो, और बहनें जो हैं वो ज़रूर पहुंची वहां पर मुलाकात के लिए, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, सलमान सफदर को जाने दिया गया। इस पर बात करते हैं। इसके साथ साथ आज जिन्होंने बड़े शौक और ज़ौक से पतंगें उड़ाई थीं, अब कल से वो बड़े कसीदे पड़े थे हुकूमत के, लेकिन आज क्या सूरत हाल है, आज उन्हें करंट के झटके लगे हैं, तो ज़रा वापस वो होशो हवास में आए हैं। क्या हुआ है उनके साथ आपको बताते हैं। उनमें बाय द वे सब लोग ही शामिल हैं, ये तो मैं वैसे ही ज़रा छेड़छाड़ कर रही हूँ। अच्छा, तीसरा जो अहम मामला है वो ये जी, जो नेद अकबर साहब ने जो उनसे मुतालिक वीडियो थी, ऑडियो सॉरी लीक हुई थी, उससे मुतालिक क्या कहा उस पर बताते हैं आपको। और सलमान अकरम राजा साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जबकि एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजी साहब की भी मुतवक्के है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात शुरू कर लेते हैं जी अडयाला से, क्योंकि सारी नज़रें आज अडयाला की तरफ। इमरान खान साहब से बहुत ही अरसे के बाद मुलाकात होने जा रही है उनके वकील सलमान सफदर साहब की, और ये जो मुलाकात है ये अदालती हुक्म पर होने जा रही है। आपको मालूम है कि जो केसेस स्टार्ट हुए इमरान खान साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, उस सिलसिले में कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अदालत ने ये हुक्म दिया था कि आज अटॉर्नी जनरल पेश होकर हुकूमती मौक़िफ़ बयान करें। लेकिन आज अदालत का जो रवैया था वो खासा बदला हुआ था और उन्होंने हुकूमत को ज़्यादा मार्जिन नहीं दिया। कोर्ट के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह अहकामात दिए कि इमरान खान साहब से फ़ौरी मुलाकात का एहतमाम किया जाए, बल्कि उन्हें आज हर सूरत मिलवाया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने इजाफी तौर पर यह भी कहा कि सलमान सफदर साहब को बहुत ही इज्जत और वक़ार के साथ अंदर ले जाया जाए, उन्हें कोई इंतज़ार ना करना पड़े, किसी तरह की उन्हें तकलीफ़ ना हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने सलमान सफदर साहब को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया, और ये उन्हें एक यानी जो टाइटल मिला है उससे फ़ायदा ये होगा कि वो एक कमीशन की तरह, एक अदालती मुआविन की तरह इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशंस जो हैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट भी फ्राहम करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी साहब को। तो ये 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं इस सिलसिले में। अच्छा, इसके ऊपर बड़ी चमगोइयाँ भी हो रही हैं, क्योंकि जिस केस में ये सारा मामला पेशरफ्त की तरफ बढ़ा, उस केस में लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के वकील थे, लेकिन फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जो है वो मुकर्रर किया गया है सलमान सफदर साहब को, जो किसी दूसरे केस में उनके वकील थे। अब इसके ऊपर बड़ी दिलचस्प बातें हैं कि आखिर क्या वजह है कि सलमान सफदर साहब को भेजा गया है, और ना सिर्फ ये कि उनसे मुलाकात करने और हिदायत लेने के लिए कहा गया, बल्कि इस कदर ख्याल आ गया अदालत को कि ये भी कह दिया कि जनाब जाइए अंदर, जो जेल का सेल है वहाँ तक जाइए और वहाँ जाके देख के आइए कि इमरान खान साहब को आखिर किस तरह के हालात में रखा गया है। तो ये बहुत दिलचस्प है। अब सलमान सफदर साहब जो हैं वो और उन इमरान खान साहब की बहनें इस मौके पर चूँकि कोर्ट में मौजूद थीं, तो वो मुतमईन नज़र आईं कि कम अज़ कम कोई तो इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकेगा। इस ऑर्डर के मिलने के साथ ही 2 बजे का वक्त जो था वो दिया गया, और चीफ जस्टिस साहब ने ये हिदायत की अटॉर्नी जनरल को कि आप खुद उनकी मुलाकात का एहतमाम कराएं ताकि कोई रुकावट ना हो। और उसके बाद हमने ये देखा भी कि सलमान सफदर साहब वक्त मुकर्ररा पर अडयाला जेल पहुंचे, तो वहां पर उन्हें किसी ने नहीं रोका, किसी नाके पे उनकी गाड़ी को नहीं रोका गया, हत्ता कि गेट के बाहर भी नहीं रोका गया। वो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके अंदर चले गए और अंदर उन्हें पार्किंग मिली। हाँ, उनकी गाड़ी में कुछ और लोग जो सवार थे उन्हें बाहर उतार दिया गया। तो बगैर किसी रोक टोक और बगैर किसी तरद्दुद के सलमान सफदर साहब को अंदर जो है वो आज जाने दिया गया है। अब इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो गई है ज़राए के मुताबिक, लेकिन सलमान सफदर साहब ने कोई मीडिया टॉक नहीं करनी थी। उसकी वजह ये थी कि चूंकि वो कोर्ट ऑफ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के हैसियत में गए हैं,
तो उन्होंने वहाँ पे एक रिपोर्ट जमा करानी है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोर्ट के रूबरू जो उन्होंने रिपोर्ट जमा करानी है उसको वो उससे पहले कहीं पे डिस्कस नहीं कर सकते। तो ऑफिशियली भी उनके लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्होंने अब ये जो भी अंदर मुलाकात होगी, जो उसका अहवाल होगा, वो चीफ जस्टिस साहब को ही वो अपनी रिपोर्ट के अंदर बताएंगे। अब ज़ाहिर सी बात है, यानी ऑफिशियली तो वो नहीं बताएंगे, अगर वैसे किसी से उनकी कोई बहनों की कोई बात हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनकी वेल बीइंग के बारे में तो ज़ाहिर है वो बहनों को इन्फॉर्म कर ही सकते हैं कि इमरान खान साहब खैरियत से हैं। तो अब उनकी मुलाकात का इंतज़ार तो सबको है कि वो जो भी बाहर निकलेंगे, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनकी कुछ थोड़ी बहुत गुफ्तगू से कोई अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाए, अगरचे वो एज सच कोई मीडिया टॉक तो नहीं करने जा रहे, लेकिन बहरहाल वो खुद मुतमईन थे और अदालत के बाहर जो उनकी गुफ्तगू थी, उन्होंने कहा कि वो एक ज़िम्मेदारी के साथ जा रहे हैं, तो वो इसका पूरा ध्यान करेंगे कि अदालत की जो एक इमानत है उसको अदालत तक पहुंचाया जाए। बहरहाल वो भी मुतमईन थे कि एटलीस्ट इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकेगी। अब इस सारी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत से लोग चहमगोइयाँ भी कर रहे हैं और कुछ लोग खबर भी दे रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा जो कि जियो न्यूज़ की रिपोर्टर हैं, उनके मुताबिक ये जो सारा मामला है ये ऐसा ही नहीं हुआ कि अचानक चीफ जस्टिस साहब को कोई बहुत दर्द दिल जागा और उन्होंने कहा कि नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए, बल्कि उनके मुताबिक चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा का एक वफ़द जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, तो आम तौर पर ये देखने में आया कि जब भी कोई बैरून मुल्क से वफ़द या कोई यूनाइटेड नेशंस का या कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन का कोई भी इस तरह का अहम वफ़द मौजूद हो या कोई शख्सियत मौजूद हो, तो ऐसे तासुर देने की कोशिश की जाती है जैसे कि मुल्क में सब चीज़ें नॉर्मल हैं और अदालतें इंसाफ कर रही हैं, केसेस लग रहे हैं, कोई इशू नहीं है, सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, बाय लॉस चला जा रहा है, तो उनको एक तासुर ये देने के लिए इस तरह की चीज़ें आमतौर पर देखने में आती हैं। तो मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो इस चीज़ को इस तनाजुर में भी देख रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो अचानक से मुकदमात फिक्स भी हुए, उसमें इमरान खान साहब से मुलाकात का ऑर्डर भी हो गया, तो इसके पीछे भी यही वजह है कि कुछ ख़ास मेहमान जो हैं वो आए हुए हैं। तो बिल्कुल इस बात में वज़न भी है। दूसरी जो खबर है इससे मुतालिक वो ये है कि नहीं जी, पीछे कहीं ना कहीं महमूद खान अचकज़ई साहब कोई अहम किरदार अदा कर रहे हैं, सुहेल आफरीदी साहब भी ऑन बोर्ड हैं और इस सब में कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता बनाया जाए, उनके लिए कोई रिलीफ लेने की कोशिश की जाए। तो उस सिलसिले में उन्होंने भी कुछ कमिटमेंट्स दी हैं, जिनमें कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जो 8 फरवरी का एहतजाज था उसको ठीक है स्ट्राइक करने के लिए कहा गया है उस तरह, लेकिन आपने देखा कि सड़कें ब्लॉक नहीं हुई, कोई ऐसा बड़ा जलसा नहीं हुआ, कोई बड़ी बड़ी इस तरह के इज्तमाआत करके हुकूमत के लिए कोई चैलेंज नहीं बनाया गया। तो उनका ये कहना था कि इसके पीछे भी यानी एहतजाज भी एक रिकॉर्ड करा दिया, लेकिन उसको बहुत इसलिए हुकूमत के लिए चैलेंजिंग नहीं बनने दिया गया क्योंकि ये कहीं ये बात तयशुदा थी कि इस तरह से ही किया जाएगा और उसके बदले में इमरान खान साहब से मुलाकातें बहाल हो सकती हैं, कुछ चीज़ें और बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। तो ये भी एक जो पर्सपेक्टिव है ये काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रहा है और बहुत से सीनियर सहाफ़ी जो हैं इसको एक्नॉलेज भी करते नज़र आ रहे हैं। जबकि तीसरी एक साइड है वो ये कहती है कि नहीं जी, कोई चांस नहीं है इमरान खान साहब के लिए, किसी किस्म की नरमी नहीं होगी। अलबत्ता जाहिर है कि जब ये अदालत में जाएंगे बार बार तो कुछ ना कुछ अदालत की तरफ से कोशिश ज़रूर की जाएगी, लेकिन सख्ती बरकरार रहेगी। अब बज़ाहिर मुझे तो ये नज़र आया कि क्योंकि इमरान खान साहब की बहनों की भी मुलाकात आज नहीं हो पाई है, तो इससे तो ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब की मुलाकातें जुज़वी तौर पर बहाल हो सकती हैं, जिसमें जैसे कि अभी उनकी एक वकील से मुलाकात हो गई और वकील भी वो वकील नहीं जो कि उनकी पार्टी का मेंबर भी है, यानी सलमान अकरम राजा या बैरिस्टर गौहर या नईम पंजोता नहीं है, बल्कि ये सलमान सफदर साहब हैं जो कि प्रोफेशनल वकील हैं इमरान खान साहब के, जो कि सियासी तौर पर कोई गुफ्तगू नहीं करते, सियासी मामलात में उनका कोई किरदार भी नहीं है। तो उनको जो है इजाज़त मिली है, उन्हीं को अपॉइंट किया गया है कि वो जाके जेल सेल भी दे के आएँ। तो ये जो एक चीज़ है इसके ऊपर ये भी एक तासुर है कि जुज़वी मुलाकातें बहाल होंगी। हो सकता है कि महीने में एक आध दफ़ा ऐसे ही किसी वकील से मुलाकात करा दी जाए या उनके कोई प्रोफेशनल मौलिद से मुलाकात करा दी जाए, ताकि एक उनकी खैर आफ़ियत भी मिल जाए। और ज़ाहिर है ये लोग जो प्रोफेशनल लोग हैं ये कोई बाहर आके उस तरह इमरान खान साहब का हू बहू जो बयानात हैं, स्टेटमेंट है, वो तो नहीं आके मीडिया पे देंगे। तो इस वजह से एक हुकूमत के ऊपर से भी बोझ उतरा रहेगा कि जी मुलाकातें तो हो रही हैं
اور ادھر سے جو آپ کی پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے ان کو بھی یہ کہہ سکیں گے کہ دیکھیں جی آپ کے لائرس تو مل رہے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں تو ہم تو ابائڈ بائی کر رہے ہیں، ہاں چونکہ فیملی جا کے سیاسی باتیں کرتی ہے لہٰذا ہم ان کو نہیں ملنے دے رہے، تو ایک ان کے ہاتھ بھی کوئی نہ کوئی نیریٹو آ جائے گا. تو یہ بھی اپنی جگہ ایک منظرنامہ موجود ہے. مزے کی بات یہ کہ سلمان صفدر صاحب کو اجازت ملی تو بجائے اس کے کہ سب لوگ اس پہ تھوڑے سے کم از کم مطمئن ہوتے کہ چلیں شکر ہے کوئی تو عمران خان صاحب سے جا کے ملے گا، میں دیکھ رہی تھی کہ سوشل میڈیا پر فوراً ہی شروع ہو گئی بات چیت کہ جی سلمان صفدر صاحب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا بات باہر آ کے کرنی ہے، وہ تو باہر آ کے اچھے ہی کی رپورٹ دیں گے، وہ تو صحیح حالات ہی نہیں بتائیں گے. تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کس قسم کی مینٹالٹی ہے. سلمان صفدر صاحب وہ وکیل ہیں عمران خان صاحب کے جو انتہائی پروفیشنل بھی ہیں اور جنہوں نے عمران خان صاحب کے لیے اتنی محنت سے ان کو بہت سے مقدمات سے بری بھی کروایا ہے اور کئی کئی گھنٹے ان کے لیے وہ لڑے ہیں. تو عمران خان صاحب کا ان پہ ٹرسٹ ہے تو وہ 2 سال سے ان کو اتنے زیادہ ذمہ داریوں کے ساتھ آگے لے کے چل رہے ہیں. تو اب آپ ان کو بھی اگر کوشچن کرنا شروع کر دیں گے کہ جی سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ ٹھیک بات نہیں آ کے بتائیں گے تو بڑی حیرت انگیز بات ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کوئی سیاسی گفتگو باہر نہ آئے، لیکن اس سے بھی ان کا مقصد صرف یہی ہوگا تاکہ عمران خان صاحب کی مزید ملاقاتیں بند نہ ہوں. اگر فی الحال کوئی سیاسی گفتگو نہ بھی باہر آئے، کم از کم ان کی ویل بینگ کے بارے میں، ان کے علاج معالجے کے بارے میں، ان کی جو ایک ڈور اوپن ہونے کے حوالے سے کچھ تو کوئی ڈیولپمنٹ ہو. تو اگر وہ ایسا کچھ کریں گے بھی تو اس میں عمران خان صاحب کے اپنے طور پہ وہ مفاد کو ہی مد نظر رکھ کے کریں گے، بجائے اس کے کہ آ کے کوئی ایسی بات کی جائے کہ دوبارہ پھر 5 مہینے عمران خان صاحب سے کسی کو ملنے نہ دیا جائے. تو مجھے یہ رویہ بڑا عجیب لگا. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ آ کے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو جیل ہے اس کے اندر حالات نارمل ہیں، ٹھیک ہیں، انہیں چیزیں دستیاب ہیں، ٹھیک ہے انہیں کہ ملنے نہیں دیا گیا اور وہ ان کی فیملی کی ملاقاتیں اور ان کے لائرس کی ملاقاتیں بنتی، لیکن ادروائز جو ان کا سیل ہے اس میں ان کو وہ چیزیں دستیاب ہیں جو وہ چاہتے ہیں، انہیں بکس ملی ہوئی ہیں، ان کو ٹی وی ملا ہوا ہے یا ان کو کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں، کوئی تنگی نہیں ہے اس میں. تو اگر وہ یہ چیز آ کے ایز اٹ از رپورٹ کرتے ہیں تو آخر آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ مطلب آپ کیا یہ سننا ہی چاہتے ہیں کہ نہیں عمران خان کو بہت ہی برے حالات میں رکھا ہوا ہے اور ان کا بس یہ کر دیا، وہ خدا نخواستہ کر دیا یا اس طرح کوئی نقصان پہنچا دیا ہے. تو اگر اچھی بات ہے ان کی طرف سے اندر سے اچھی خبر آتی ہے تو یہ تو مطمئن ہونے کی بات ہے. ہاں جو ان کی آنکھ سے متعلق معاملہ ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس کے اوپر ان کے یہ اپنے پرسنل مالج کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو یہ بالکل درست ہے اور جائز ہے اور یہ بالکل ملنا چاہیے. میرے خیال سے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو بہرحال مجھے حیرت ہوئی آج کے سلمان صفدر صاحب بھی جو ہے وہ آج وہ بھی مشکوک بنا دیے گئے ہیں. اینی ویز تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے جی. لیٹس سی کہ اس پوری کہانی میں سے ان دی اینڈ کیا نکلتا ہے، لیکن کافی انٹرسٹنگ یہ ڈیولپمنٹس ہیں. دوسری طرف سہیل آفریدی صاحب کو بھی چونکہ اس سے نتھی کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی سہیل آفریدی جو ہیں وہ بھی آپ کو احتجاج میں کہیں دکھے نہیں اور وہ بھی جو ہیں وہ کہیں پس پردہ کچھ معاملات چیزیں لے کے چل رہے ہیں. ان کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کوئی ایسا ایگریسو اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے جس کی وجہ سے لگے کہ جی وہ کوئی اس وقت حالت جنگ میں ہیں وغیرہ. سہیل آفریدی صاحب نے کل جو ایک کنٹینر جا کے وزٹ کیا جس کے اوپر آزادی یا موت کا ٹائٹل لگا ہوا تھا، اس سے یہ بھی تاثر مل رہا ہے کہ آگے چل کے پی ٹی آئی کوئی لانگ مارچ کی تیاری بھی کر سکتی ہے. انہوں نے یہ جان بوجھ کے ویڈیو بھی ریلیز کی تاکہ کارکنوں کو ذرا تسلی دی جائے کہ جناب ایسا نہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، ہمارے مائنڈ میں کچھ چیزیں ہیں، ہم وقت کے ساتھ وہ کریں گے. اب ظاہری سی بات ہے اب رمضان میں چند ہی دن باقی رہ گئے تو یہ تو نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی لانگ مارچ ہوگا. اگر کچھ ہوا بھی ایسا تو ظاہر ہے کہ عید کے بعد ہوگا، لیکن ایک کرٹن ریزر جو ہے وہ کارکنوں کے لیے کنٹینر کا دے دیا گیا ہے اور شاید کسی اور کے لیے بھی کہ جناب ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ہم ہر آپشن کو ختم کر چکے ہیں. تو اب یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا واقعی لانگ مارچ ایک اور ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. میں سن رہی تھی جو خالد خورشید صاحب ہیں وہ ایک ٹرانسمیشن میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں لانگ مارچ بار بار کرنا چاہیے، ایک ناکام ہو دوسرا کریں گے، دوسرا ناکام ہو تیسرا کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک لانگ مارچ ناکام ہو جائے تو ہم ہمت ہار کے گھر بیٹھ جائیں گے. اسی طرح سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے بھی جہاں اوور آل جو ساری سچویشن تھی احتجاج کے حوالے سے چیزوں کے حوالے سے اس پہ بات کی، تو وہیں انہوں نے اس پہ بھی بات کی کہ لانگ مارچ بھی کیا جا سکتا ہے. ابھی ہم فوری کچھ اناؤنس نہیں ایسا کرے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپشن ہمارے ذہن میں نہیں ہے. تو انہوں نے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو کی ہے.
लेकिन आज मुझे वो भी काफ़ी पुरएतमाद दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा जो सुहेला अफरीदी साहब हैं, उनकी तरफ से भी आज एक तकरीब में गुफ्तगू की गई और उन्होंने फिर यहाँ पे ये बात की कि अब हम खैबर पख्तूनख्वा को मज़ीद तजर्बागाह नहीं बनाने देंगे। अच्छा, जो उन्होंने आज 2 बातें की वो बड़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं और मज़ेदार भी हैं, इस वजह से कि ये तनकीद चूँकि हो रही थी कि देखें ना, अब जाके मिल ली है ना, इसका मतलब है अब कमेटियों में भी बैठ रहे हैं, हाँ जी, तो अब ये सेटलमेंट हो गई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कोई आपस में इनकी चीज़ें येस हो गई हैं वगैरह वगैरह। तो उसमें अब आप देखिए तो उन्होंने आज इन बातों का जवाब दिया अपनी तकरीर में। उन्होंने कहा कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मैं अपने दिल से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी ज़ात के लिए, अपने ओहदे के लिए, अपनी किसी ज़ाती मफाद के लिए किसी के साथ बैठूं, तो मैं 1 सेकंड भी नहीं बैठना चाहता। लेकिन जहाँ मेरे सूबे के अवाम की बात आएगी, जहाँ मेरे लोगों की बात आएगी, वहाँ मैं किसी के साथ भी बैठूंगा। लेकिन ये बात याद रहे, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहते हैं ये बात याद रहे कि मैं लेवल पर बैठूंगा। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये ना कोई समझे कि मैं अगर बैठ गया हूँ तो इसका मतलब, बैठने का मतलब यही है कि मैं सब कुछ मान जाऊंगा। बैठने का मतलब ये है कि लेवल पे बैठूंगा, यानी अपने लोगों के मफाद को तरजीह दूंगा, उनका केस, वहाँ पे मुकदमा जो है वो पूरी तरह लड़ूंगा, अपनी भी बात मनवाऊंगा। ये नहीं है कि सारी उनकी मान के आ जाऊंगा। अगर बैठने का मतलब आप ये समझ रहे हैं तो ये क्लियर कर लें कि मैं किसी से डरने वाला नहीं, ना किसी के धमकी में आने वाला हूँ। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि जी मुझे डरा धमका के साथ बिठा लिया है और मैं इस वजह से बैठ गया हूँ, तो उनका ये पैगाम है कि जनाब ऐसा नहीं है। मैं सूबे की आवाम की वजह से साथ ज़रूर बैठा हूँ, लेकिन मैं मुकदमा वहाँ पे सूबे की आवाम का लड़ूंगा और एक इक्वल लेवल पे लड़ूंगा। तो ये सुहेला अफरीदी साहब का मैसेज था। बहरहाल उनका भी जो किरदार है वो काफ़ी इस वक्त इंटरेस्टिंग हुआ है इस पूरे सिनेरियो में, और ये ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, लेकिन ये चीज़ें खुल जाएंगी कि क्या वाकई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये सारी थेरीज जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, या सिर्फ ये आई वॉश है और सिर्फ एक और ट्रक की बत्ती है। बहरहाल इन तमाम चीज़ों में जो एक और इंटरेस्टिंग खबर थी वो जुनैद अकबर साहब के हवाले से भी थी। उनकी एक ऑडियो लीक हुई जिसमें वो बड़े गुस्सा हो रहे थे पार्टी के साथ, और उन्होंने कहा कि मैं अलग सीट ले लूँगा, ये वो, उस पर लोग बड़ी चहमगोइयाँ कर रहे थे। और आज उन्होंने इसके ऊपर क्लैरिटी से बात की। उन्होंने कहा कि आप कोई पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, सहाफ़ियों के सवाल थे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे मैं क्यों पार्टी से इस्तीफ़ा दे सकता हूँ, मैं तो कभी दे ही नहीं सकता, ना मुझे कोई पार्टी से निकाल सकता है। बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि मुझे तो खान भी पार्टी से नहीं निकाल सकता। अच्छा, इस पे भी मैं देख रही थी कुछ लोग बड़ा नेगेटिव कमेंट कर रहे थे कि जी ये देखें जी, ये तो माइनस इमरान है और वो कह रहे हैं खान भी नहीं मुझे निकाल सकता और वगैरह। तो ये इतनी मुझे फ़नी बात लगी। उन्होंने बिल्कुल जुनैद अकबर साहब की इंटेंशन को रीड ही नहीं किया कि वो क्या इंटेंशन थी। वो बहुत क्लियरली, जैसे आपकी एक ओनरशिप नहीं होती कि आप जिद कर रहे होते कि यार ये मेरी चीज़ है, मैं ही लूँगा, मैं इसको देखूंगा, तो वो एक ओनरशिप होती है उस चीज़ की। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि पार्टी मेरी है, तो मुझे क्यों पार्टी से कोई निकाल सकता है, और मैं कैसे इस पार्टी को छोड़ के कहीं जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, कुछ नहीं है, मुझे तो खान भी नहीं निकाल सकता। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपका बहुत घर का प्यार करने वाला हो, आप उसको घर से भी निकालें गुस्सा होके, तो वो अगले दिन फिर खड़ा होगा, ओके मैंने कहाँ जाना, भी मेरा घर है, ठीक है लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन घर तो मेरा ही है ना, मैं छोड़ के तो नहीं जा सकता। तो ये वो एक ओनरशिप है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमरान खान की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं कि भाई इमरान खान कौन होता है मुझे निकालने वाला, और इमरान खान उनको कब निकाल रहे हैं जो वो ऐसा कहते। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने कोई इमरान खान साहब की अथॉरिटी चैलेंज नहीं की, बल्कि उन्होंने ये बताया कि पार्टी से तो मेरी वाबस्तगी ऐसे है कि जैसे मैं अपने घर में हूँ तो मैं कैसे अपना घर छोड़ के जा सकता हूँ, तो ये नहीं है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि मेरी ज़रूर ये बातचीत थी, तहफ़्फ़ुज़ात थे कि मुझे माइक मिलना चाहिए। इसके ऊपर वैसे आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा है कि ये हमने इस पे बात की है और उनको उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। आज आमिर डोगर साहब ने भी कहा कि जी स्पीकर साहब को हमने कहा है कि सबको इक्वल टाइम दें वगैरह। तो ये चीज़ें जो हैं वो आगे चल के डिस्कशन में भी आ सकती हैं, लेकिन मकसद ये है कि ये पार्टी के अंदरूनी मामला तो आपको पता है इसी तरह गई हैं तो चलते ही रहते हैं। लेकिन उन्होंने ये क्लैरिटी दे दी है कि जी ऐसी कोई बात नहीं कि मैं कहीं जा रहा हूँ। तो किस्सा मुख्तसर ये कि इन तमाम बातों के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात रह गई वो थी सोलर पैनल के हवाले से। तो जनाब चंद दिन पहले तक हुकूमत की बड़ी गुड्डी चढ़ी हुई थी, बड़ी खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि कल हुकूमत ने किया एक ऐसा फैसला जिसके बाद हुकूमत के तमाम हामी जो कसीदा गो थे उनको खुद भी काफ़ी ज़्यादा बिजली के झटके महसूस हो रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि इस हुकूमत ने जिसको कहते हैं ना कि ट्रैप किया बड़ी बुरी तरह से लोगों को। पहले सबको इस बात पे इनकरेज किया कि आप सोलर पैनल लगवाएं, और जब आप ग्रिड लगवाएंगे वो उसकी जो इजाफी यूनिट्स हैं वो आप नेशनल ग्रिड में शामिल करें, उसके बदले में आपको सस्ती बिजली मिलेगी।
तो वो एक तरह की ट्रेड थी जो आपने हुकूमत पाकिस्तान के साथ की थी। अब इन्होंने यकसर अचानक ही बग़ैर इत्तला के, लोगों से मशवरा किए बगैर एक तरफ़ा तौर पर पॉलिसी बदल ली है और कल ये फैसला हो चुका है कि नेट मीटरिंग जो है वो ख़त्म की जा रही है। अब नेट मीटरिंग यही थी कि आप जो दिन भर में बिजली बनाएंगे उस बिजली में जितने तो खुद आप अपने घर पे कंज्यूम कर लेंगे यूनिट्स वो तो हो जाएंगे, लेकिन जो इजाफी यूनिट्स आपकी प्रोडक्शन से बनेंगे वो जाएंगे नेशनल ग्रिड में। और जब रात के वक्त जब आपका सोलर जो है ज़ाहिर है बिजली नहीं बना रहा होगा, तो उस वक्त जो आपको बिजली नेशनल ग्रिड से मिलेगी वो आपको सस्ती बिजली मिलेगी, क्योंकि वो आपकी अपनी पैदा करदा बिजली थी। तो ये आपकी डील थी जो पहले हुकूमत पाकिस्तान के साथ थी। अब इन्होंने इस डील को ख़त्म कर दिया और अब इन्होंने कहा है कि जनाब आप जो बिजली बनाएंगे वो तो आप सस्ते दामों ही नेशनल ग्रिड को देंगे, लेकिन जो वापस आप बिजली इस्तेमाल करेंगे वो बिजली आपको उसी रेट पे मिलेगी जो बाहर सबको रेट पे मिल रही है, उसमें कोई आपको सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। और इसकी जो हुकूमत ने वजह बताई है वो ये कि चूँकि इस तरह की नेट मीटरिंग में हो ये रहा था कि बाकी लोगों का बिल जो था वो 200 यूनिट के कम उसमें आ जाता था, 200 यूनिट पे जो फ़ी यूनिट टैरिफ है वो बहुत कम है, तो इस वजह से वो सबको सब्सिडी मिल रही थी, तो लिहाजा हमें अब ये मजबूरन करना पड़ा, लिहाजा सबको बिजली महंगी मिलेगी अब। तो वो तमाम लोग जिन्होंने बढ़ चढ़ के इतने बड़े बड़े बेचारों ने सोलर पैनल भी लगवाए और अपनी तरफ से उन्होंने बिजली का एहतमाम कर लिया कि चलो भाई ठीक है सस्ती बिजली इस्तेमाल करेंगे, एक ही दफ़ा पैसे खर्च कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ हो गया है धोखा और हुकूमत ने एक तरफा तौर पर ये पॉलिसी बदल दी। अब सूरत हाल ये है कि उनको जो वापस बिजली मिलेगी जो वो शाम को इस्तेमाल करेंगे वो उनको यानी महंगे रेट्स पे मिलेगी, जो वो बेचेंगे हुकूमत को वो सस्ती मिलेगी और जो अपने वापस इस्तेमाल करेंगे वो महंगी मिलेगी। इसके ऊपर मैं देख रही थी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साहबजादे ने जो बताया हुआ है, इस तरह से उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की है कि जैसे अगर आपका 500 यूनिट जो है आप कंज्यूम करते हैं और उन 500 यूनिट्स में से 400 यूनिट्स जो हैं वो खुद आपकी अपनी सोलर प्रोडक्शन की वजह से हो गए थे, तो आपको आखिर में सिर्फ 100 यूनिट्स का बिल देना होता है। उन 100 यूनिट्स का बिल जो है वो आपको सस्ते दामों देना पड़ता था और वो आपको तकरीबन अगर 3300 रुपये का बिल बना है, तो अब वो बिल जो है आपको चूँकि वापस महंगे दामों देना पड़ रहा है, तो अब जो आपके पास ओवरऑल बिल बनेगा वो तकरीबन इसी हिसाब किताब में 12,000 के करीब बनेगा। तो इस तरह से आपको यकसर वो तमाम लोग जो 3,000 बिल दे रहे थे वो 12,000 तक जाएंगे। तो इसी हिसाब से आप ज़रा रेशो का खुद सेट कर लें कि अगर किसी का 10,000 आ रहा था तो फिर उसका कितना आएगा। तो ये उन्होंने इसको समझाया है कि किस तरीके से आप सस्ती बिजली हुकूमत को बना के दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत जवाब में आपको महंगी बिजली वापस कर रही है। इसके ऊपर जो है आज बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर तनकीद भी हो रही है हुकूमत के खिलाफ कि जनाब ये क्या तरीका है, आपने तो अवाम की जेबों पर ठीक ठाक डाका मार लिया है। और इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि हाँ, जिसके पास बैटरीज़ हैं घर में बहुत बड़ी बड़ी सी, कि वो अपनी बिजली खुद बनाते हैं और उसके बाद रात के लिए अपनी बिजली खुद ही बैटरीज़ में सेफ भी कर सकते हैं, तो उनको तो थोड़ा सा कम झटका लगेगा। लेकिन जिन्होंने डायरेक्टली हुकूमत पाकिस्तान के साथ मामला तय किए हुए थे उनको जनाब कोई अब इस नेट मीटरिंग का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गई है। तो सोलर पैनल अब आप लगवाएं या ना लगवाएं, अगर आपने इस तरह से चलना है हुकूमत के साथ तो वो आपको फ़ायदा मंद नहीं होगा। इसमें एक चीज़ मैं और वजाहत कर दूं कि जिनके ऑलरेडी हुकूमत के साथ कॉन्ट्रैक्ट थे वो तो अभी पहले वाली पॉलिसी पे चलेंगे, लेकिन जैसे ही वो ख़त्म होंगे कॉन्ट्रैक्ट तो आइंदा से उनके ऊपर भी नया टैरिफ लागू होगा और जो नए सोलर सार्फिन हैं उनको बहरहाल इसी वाले कानून के तहत जो है वो पैसे भरने होंगे, तो तैयारी कर लें। तो ये थी जी अभी तक की अहम अपडेट्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।